नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में करेंगे भी ईसीसी 103 के इकाई 5 को। ठीक है दोस्तों, हमारी इकाई का नाम है मुद्रा की मांग। ठीक है दोस्तों, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का देख लेते हैं विषय परिवेश। ठीक है, तो विषय परिवेश ये क्या कहता है कि इसने सिंपल बता रखा है कि जो मुद्रा है वो उसका आदान प्रदान किस तरह से होता है, मुद्रा की मांग क्या होती है। ठीक है, मुद्रा की मांग हमें क्यों, किस लिए मांग इसकी बढ़ जाती है, किस तरह कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर रखी हैं, उसको देख लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता होती है। ठीक है, मुद्रा क्या करती है, क्रय शक्ति को बताती है कि वस्तु की कितना हम खरीद सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करती है भाई, आय पे डिपेंड करती है। ठीक है, और क्या बताता है ये लगता है जो उसे निश्चित रूप से वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने में सक्षम बनाती है। ठीक है, यह मात्रा अलग अलग व्यक्तियों की उनकी आय वरीयताओं, ब्याज दर इत्यादि पर निर्भर करती है। ठीक है, जो मुद्रा क्या होती है दोस्तों, वो क्या अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्योंकि आपकी इनकम जितनी है आपके पड़ोसी की इनकम तो बराबर नहीं हो सकती ना। कि जैसे कि आपकी इनकम महीने की कितनी 40,000, तो आपके पड़ोसी की इनकम कितनी, जरूरी तो नहीं 40,000 हो, उसकी भाई 25,000 भी हो सकती है, 40,000 भी, या फिर 50,000 भी हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस हिसाब से। ठीक है, तो इस हिसाब से जिस हिसाब से आपकी आय होती है उसी हिसाब से क्या आपकी सेविंग होती है, और उसी हिसाब से क्या आपके खर्चे भी होते हैं। ठीक है, उपभोग भी होते हैं। तो ठीक है, तो इकाई 1 जो ये इसका था विषय परिवेश, ये दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके टॉपिक 2 पे। ठीक है, 5.2। तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या होता है, ये फिशर का दृष्टिकोण है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत एक प्रतिष्ठित सिद्धांत है। ठीक है, मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है वो कैसा है, प्रतिष्ठित सिद्धांत है, जो बताता है कि अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर मुद्रा की मात्रा से अनुपातिक होता है, यानी क्या रेशियो में चलता है, अनुपात में चलता है। ठीक है दोस्तों, फिशर को सम्मिलित करते हुए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के कार्य पर जोर दिया है। ठीक है, लोग लेन देन सौदों को बनाए रखने के लिए, अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए मुद्रा को अपने पास रखते हैं। लोग क्यों रखते हैं अपने मुद्रा अपने पास क्यों रखते हैं, ताकि वो अपनी इच्छाएं को पूरी कर सके। ठीक है दोस्तों, इस तरह के लेन देन का मूल्य पीटी के समान है, जहां पर पी क्या होता है, पी होता है सामान्य लेन देन की कीमत, और टी होता है वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देनों का ये क्या परिमाण होता है। ठीक है दोस्तों, ये पी और टी अभी आगे बहुत काम आएंगे, इसलिए आपको याद रखना है। पी क्या होता है, वस्तुओं की लेन देन। ठीक है, और जो टी होता है वो क्या, वस्तुओं का लेन देन का जो भी क्या होता है परिमाण होता है, उसको मापता है। ठीक है, भुगतान किया गया मूल्य पीटी वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने के लिए उपयोग किए गए मुद्रा प्रवाह के मूल्य के समान होता है। ठीक है, मुद्रा प्रवाह का मान यानी वी, ठीक है, वी के द्वारा गुणित मुद्रा की आपूर्ति के अंकित नॉमिनल मान एम केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित के बराबर है। ठीक है दोस्तों, जो ये बी होता है ये क्या होता है, ये चलन वेग होता है। ठीक है, बी मुद्रा का चलन वेग होता है, और जो एम होता है वो क्या नॉमिनल मान होता है। ठीक है, किसका, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है दोस्तों, इसका तात्पर्य ये देखिए यहाँ पर आगे मुद्रा लेन देन चलन वेग है। ठीक है, या लेन देन के प्रभाव द्वारा प्रतिवर्ष इस मुद्रा स्टॉक को कितनी बार हस्तांतरित किया गया, यानी कितनी बार यहाँ से वहाँ ले जाया गया। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि यह मुद्रा के चलन की दर है। ठीक है, या एक दी हुई समाप्ति में करेंसी नोट कितनी बार हाथों में आता है, कितनी बार हाथों से जाता है, उसको क्या दर्शाता है। ठीक है, और अतः फिशर के विनिमय समीकरण को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यानी एम बी बराबर में पीटी। पीटी क्या हो गया, पी मतलब होता है यहाँ पर क्या, पी मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जो भी कीमत है वस्तुओं की। ठीक है, वस्तुओं की लेन देन की कीमत, तो टी हो जाएगा वस्तुओं के लेन देन का परिमाण। ठीक है, एम मतलब क्या होता है, ये नॉमिनल मान होता है, किसके द्वारा ये रखा जाता है, केंद्रीय बैंक द्वारा, और बी होता है मुद्रा का चलन वेग। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, माना कि जेड वस्तु की 60 इकाइयों को एक दिए हुए वर्ष में 5 रुपए प्रति इकाई की दर से बेचा जाता है, तब लेन देन का सौदा मूल्य पीटी यानी पी इंटू टी कितना, वस्तुएं कितनी थी हमारे पास 60। ठीक है, वर्ष रुपए कितने थे, टी यानी परिमाण कितना था उसका 5, तो हम 60 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना 300 रुपये क्या प्राप्त हो जाएगा, उसके बराबर होगा। ठीक है, यदि मुद्रा की आपूर्ति 100 रुपये के बराबर है, तब चलन वेग चलन वेग को हम क्या कहते हैं, बी प्रति वर्ष 3 गुणा होता है। ठीक, कितना 100 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो आपको कितना 300 रुपये की सौदा के क्रम में पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि एम बढ़ता है तथा बी स्थिर रहता है, तब या तो कीमत पी या सौदे यानी टी बढ़ने चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सौदों के मूल्य को मापना कठिन होता है। ठीक है, इसलिए अर्थशास्त्री टी के स्थान पर बाई यानी कुल वास्तविक उत्पादन या आय का प्रतिस्थापन करते हैं।
ठीक है, ये तो मुश्किल है ना कि आपने कितना सौदा लिया, कितना क्या, इसका परिमाण क्या मुश्किल होता है। सिंपल क्या है कि आपकी जितनी आय है आप सीधा आय से मेजर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से पता चलता है। तो प्रतिस्थापन करते हुए सर्वसमीका को एक अलग संस्करण का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रारूप में परिमाण समीकरण को इस प्रकार लिखते हैं, एम बी बराबर पी वाई। देखिए अब टी की जगह क्या आ गया, यहाँ पर बाई आ गया। बाई क्या है, बाई यहाँ पर क्या है, आय है। ठीक है, कितना क्या है, इनकम है। एम मतलब क्या होता है, नॉमिनल मान। ठीक है, जो क्या केंद्रीय बैंक द्वारा रखा जाता है। बी मतलब होता है मुद्रा का चलन वेग। ठीक है, और पी मतलब होता है वस्तुओं के लेन देन। ठीक है, लेन देन की मुद्रा में जो भी चीज़ है। उसके बाद में बाई क्या है, टी की जगह ले लिया हमने, जो टी हमें दर्शाता था क्या, वस्तुओं के लेन देन का परिमाण, लेकिन उसके जगह हम क्या ले लिया, हमने बाई ले लिया। मुद्रा का आय वेग यह बताता है कि वार्षिक आय प्रभाव का वित्तीयन करने के लिए प्रतिवर्ष मुद्रा स्टॉक कितनी बार बदलता है। ठीक है, ये बताता है। मुद्रा का जो आय वेग होता है वो बताता है प्रतिवर्ष मुद्रा स्टॉक में कितनी बार बदलता है, कितनी बार चीजें चेंजेस होती हैं, वो क्या बताता है, हमें आय वेग बताता है मुद्रा का। फिशर ने तर्क दिया कि बी मुद्रा तकनीक तथा समाज में लोगों की भुगतान संबंधी आदतों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, मुद्रा, जो मुद्रा का भुगतान है भाई लोगों की इनकम पे डिपेंड करता है। और दूसरा क्या, लोग कितना अपने भोग की चीज़ों पे अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। फिशर तथा अन्य परिमाण सिद्धांतकारों के अनुसार वेग का संतुलन स्तर संस्थागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, संस्थागत वही निर्धारित करते सारी चीजें होता है, और उसे अल्पकाल में स्थिर माना जा सकता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह भी माना है कि उत्पादन बाई स्तर है। यदि बी तथा वाई को स्थिर माना जाता है तो परिमाण समीकरण इस प्रकार लिख लेते हैं, एम बी, इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, बराबर है पी बार बाई। ठीक है, अतः यह बहिर्जात मुद्रा की आपूर्ति तथा कीमत स्तर के मध्य एक अनुपातिक संबंध विद्यमान होता है। ठीक है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत यह बताता है कि मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन कीमत स्तर के अनुपातिक परिवर्तन का कारण बन जाता है। यह मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का आधारभूत निष्कर्ष है, जिसे एक प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि मुद्रा की मात्रा कीमत स्तर को निर्धारित करती है। जो मुद्रा की मात्रा है वो क्या करती है, कीमत स्तर को निर्धारित करती है। ठीक है, मार्केट में जितनी मतलब पूंजी होगी उस हिसाब से तो वो वस्तु का आयात निर्यात होगा। ठीक है, इसी निष्कर्ष को परिमाण समीकरण के प्रतिशत स्वरूप में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, यानी एम में % प्रतिशत परिवर्तन प्लस में बी में % परिवर्तन बराबर में पी में % परिवर्तन प्लस में बाई में % परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, यहाँ केंद्रीय बैंक की मुद्रा की आपूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन को नियंत्रित करता है। चलन वेग में प्रतिशत परिवर्तन 0 है। ठीक है, क्योंकि चलन वेग को स्थिर माना गया है। कीमत स्तर में प्रतिशत परिवर्तन मुद्रा स्फीति दर है। उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन उत्पादन के साधनों में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है, जो दिया हुआ मान है। अतः मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि मुद्रा स्फीति दर है। ठीक है, मुद्रा स्फीति मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्या होता है कि वस्तु की कीमत तो सेम रहती है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, वस्तु लेकिन वही रहती है, लेकिन वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों ये इको है ना, ये थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन आप इसको समझोगे, वीडियो को बार बार देखोगे तो जरूर आप इसको समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है टॉपिक का। चलिए, जो ये पार्ट 3 है ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।